जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसे प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि हमने एक प्रोजेक्ट पर काम करना है जो कि ई कॉमर्स की ऐप का होगा। ई कॉमर्स में बहुत सी वैरायटी हो सकती है कि हम गारमेंट्स की ऐप बनाएं, हम कोई फूड डिलीवरी की ऐप बनाएं, हम परफ्यूम्स की ऐप, शूज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग की हो सकती है। एक जनरल पर्पस शॉपिंग ऐप हो सकती है, लाइक एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक दराज, अमेजोन, ईबे। तो अब उसको थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। मैं बनाने जा रहा हूँ एक फूड ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की ऐप बनाने जा रहा हूँ। और उसमें जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिकली सीखना हमने इतना ज़्यादा नहीं है जितना जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन है और चंद एक छोटी मोटी नई चीज़ें सीखने में आ जाएंगी। और इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हुए आप किसी भी किस्म की ई कॉमर्स ऐप बनाने के लिए बेस आपकी बन जाएगी। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि फूड की बजाय, यानी कि फॉलो आप ये वाली सीरीज़ करो, बट फूड की जगह पर आप कुछ और अपने पास ऐप के अंदर जब बनाओ, चाहे गारमेंट्स रख लो, परफ्यूम्स रख लो, कोई मोबाइल एसेसरीज़ रख लो, गैजेट्स रख लो, कुछ भी किसी भी किस्म की ऐप बनाओ, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और लेकिन आप किसी और किस्म की ऐप बन जाएगी, किसी और चीज़ की ऐप बन जाएगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए होस्टिंग उम्मीद है आपने सेटअप कर ली होगी। लास्ट लेक्चर में आपको तमाम उसका ओवरव्यू दे दिया था कि आपने अपने होस्टिंग अकाउंट कैसे सेटअप करने हैं, डेटाबेस कैसे सेट करना है, एफटीपी अकाउंट एंड सो ऑन, विन एससीपी, वो तमाम काम आपने कर लिया होगा। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा, अगर आपको याद दिलाऊं, हमने एक न्यूज़ की ऐप बनाई थी और तब मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा था जेसन का। नया नया जेसन उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था, आपको मैंने समझाया था कि भाई जेसन होता क्या है। आपको बताया था मैंने कि जो डेटा है बेसिकली, चाहे वो न्यूज़ का है, किसी भी प्रोडक्ट्स का है, मूवीज़ का है, किसी भी चीज़ का डेटा है, वो अल्टीमेटली बैकएंड पर किसी ना किसी डेटाबेस में मौजूद होता है। वो हमने एक डेटाबेस एग्जांपल के तौर पे न्यूज़ का डेटाबेस आपके सामने रखा कि जी कोई एक डेटाबेस है जिसके अंदर एक टेबल है और इस तरह से कॉलम्स बने हुए हैं, टाइटल, डिटेल, इमेज, पब्लिश डेट, लिंक, और इस तरह से एक डेटाबेस कहीं पर मौजूद है। उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच होके एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में आ रही होती है जो कि जेसन कहलाते हैं। जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और हमने कई जेसन्स को इस्तेमाल किया। अभी वॉलपेपर्स की ऐप पर काम कर रहे थे, ये भी हम जेसन एपीआई इस्तेमाल कर रहे थे इसी तरह से। और भी मैंने आपको एपीआईज दी, सॉन्ग्स की ऐप की और कार न्यूज़ की ऐप की। तो और भी बहुत सारी एपीआईज पब्लिकली अवेलेबल है। आप किसी भी एपीआई को, जेसन एपीआई को यूज़ करके आप उसको कंज्यूम करके उसको अपनी ऐप में फेच करके शो करा सकते हो, उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हो। तो वो इसका जेसन का पर्पज़ ये होता है कि आपकी ऐप को डायरेक्टली एक्सेस ना करना पड़े डेटाबेस तक। अब देखो, जो कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है, किसी शॉप की बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, किसी रेस्टोरेंट की बिलिंग का सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर और डेटाबेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो, और वो जो डेटाबेस में डेटा होता है वो उसी सॉफ्टवेयर की हद तक इस्तेमाल होना होता है। जबकि अगर उस डेटाबेस का जो डेटा है वो बहुत सारे लोगों को एक्सेस देनी हो उस डेटा की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस डेटाबेस का हम यूज़र नेम पासवर्ड सब लोगों से शेयर कर दें कि भाई ये डेटाबेस का पाथ है, ये यूज़र नेम पासवर्ड है, जिसका दिल चाहे इससे कनेक्ट करे और इसको इस्तेमाल कर ले। तो इस पर्पस के लिए कि एक कोई डेटा रिपॉजिटरी है, उसका डेटा डेवलपर्स के साथ शेयर करना है कि कोई भी डेवलपर इस डेटाबेस का डेटा एक्सेस कर सके, उसके लिए दरमियान में पब्लिक जेसन एपीआईज लगा दी जाती हैं, कि जिसको जिसको यूज़ करते हुए वो जेसन एपीआईज पीछे डेटा डेटाबेस से ही फेच कर रही होती हैं। लेकिन डेवलपर को, एंड यूज़र को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती डेटाबेस की, तो इसलिए दरमियान में ये जेसन एपीआई लगी होती है। तो फिर आपको बताया था कि ये डेटाबेस से जेसन बन रहा होता है, और फिर जो जेसन है उसको हम अपनी ऐप में फेच करते हैं। हमें डेटाबेस से परवाह नहीं होती, हम
जेसन को फेच करते हैं, उसको पार्स करते हैं, अरे लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, अडाप्टर में लगाते हैं और फिर अल्टीमेटली हम उसको रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करवा लेते हैं। अब जेसन एपीआई को रिक्वेस्ट करना और उसके बाद उसको पार्स करना, अरे लिस्ट में कन्वर्ट करना, फिर अरे लिस्ट से रिसाइकलर व्यू तक जाना, ये सफ़र हमने कर लिया है। एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि एक डेटाबेस के टेबल से जेसन एपीआई कैसे बनती है, ये हमने करना है। क्योंकि अब डेटाबेस हमारा अपना है, सर्वर बेस्ड है ना, सर्वर बेस हमारा प्रोजेक्ट है, सर्वर हमारा अपना, डेटाबेस हमारा अपना, और हमारी ऐप को हमारे डेटाबेस से डेटा फेच करना है, लेकिन ऐप डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करती, बीच में चाहिए जेसन। अब डेटाबेस चूँकि अपना है और सर्वर बेस्ड है, तो इसके लिए हमें जेसन एपीआई अपनी बनानी होगी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि एक टेबल के रिकॉर्ड्स को, ये जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है, एक रो होती है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जेसन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक रो जो है टेबल की, वो हर एक जेसन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, और इनका कॉम्बिनेशन एक जेसन अरे बन जाती है, और एक टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग जेसन अरे बन रही होती है। जेसन अरे पे अरे लिस्ट एंड सो ऑन। आगे का सफ़र आपको पता है। आज हमने मेनली ये देखना है कि टेबल से ये कैसे बनेगी, जेसन अरे कैसे बनेगी, और इस प्रोजेक्ट में नया यही सीखने वाला होगा। आगे वही काम है जो आपको जेसन एपीआई वैसे भी इस्तेमाल करनी आती है। अब ये होगा एपीआई हमारी अपनी होगी, आपकी अपनी डोमेन बेस्ड होगी, आपके अपने सर्वर से आ रही होगी। अच्छा, तो अब करना क्या है, करना ये है, एक तो आपको प्रोजेक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट समझाया था कि आज हम करने क्या जा रहे हैं, क्या क्या स्क्रीन्स होंगी। फूड ऑर्डरिंग की ऐप है, इसके अंदर जो यानी कि बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट मैं रख रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी इससे थोड़ा एडवांस भी किया जा सकता कि जितने मज़ीद फीचर्स डालते जाएँ, लेकिन सिंपल रख रहे हैं। एक स्क्रीन होगी, उसके ऊपर जस्ट कैटेगरीज शो होंगी। फूड रेस्टोरेंट के रिलेटेड, मतलब ऑनलाइन ऑर्डरिंग की ऐप है, फूड ऑर्डरिंग की ऐप है। इसके अंदर कैटेगरीज हम जैसे एक रेस्टोरेंट के मेन्यू के अंदर होती हैं, एपेटाइजर्स हैं, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, बर्गर्स, स्वीट डिशेस और बारबेक्यू, और फिर उसके अलावा रोटी, नान कैटेगरी, और उसके अलावा सैलड्स की कैटेगरी, बेवरेजेस की कैटेगरी। इस तरह से उसके ऊपर एक लिस्ट होगी जो कैटेगरीज की डिस्प्ले होगी। फिर जिस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, आगे उस स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। फिर उन प्रोडक्ट्स को हम उस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, थर्ड एक्टिविटी आ जाएगी उस प्रोडक्ट की डिटेल एक्टिविटी। उसके ऊपर हम उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेंगे, देन कार्ट व्यू करेंगे, और फिर आगे कार्ट के ऊपर काम, एंड देन चेकआउट और ऑर्डर की सबमिशन की तरफ जाएंगे। तो आज हमने बनानी है कैटेगरी वाली एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी हुई कैटेगरी वाली एक्टिविटी। अच्छा, अब इसके लिए अब देखो, एक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, दैट इज व्हाट वी नीड टू शो। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए जिसके अंदर कैटेगरीज का डेटा मौजूद होगा। फिर हमें एक जेसन एपीआई चाहिए होगी जो उस कैटेगरीज का डेटा टेबल से फेच करके जेसन एपीआई में देगी, और फिर हम उस जेसन एपीआई को फेच करके एक अरे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज बनाएंगे। कैटेगरी की अरे लिस्ट बन जाएगी ऐप के अंदर, और फिर आइटम लेआउट बनाएंगे, और फिर उसको रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करवा देंगे। इस तरह से एंड टू एंड जो तमाम काम है डेटाबेस के टेबल से लेकर जो आपकी कैटेगरी का, यानी कि सॉरी, रिसाइकलर व्यू तक का काम है, ये तमाम का तमाम प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे आज। और इसके अंदर ज़्यादातर काम आपको पहले से पता है, जस्ट कि सर्वर साइड का थोड़ा सा काम नया देखेंगे। अच्छा जी, आपने करना क्या है, सबसे पहले panel.androidworkshop.net पर जाना है। यहाँ पर आपने अपना पैनल लॉगिन करना है, वो यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करते हुए जो कि आपको ईमेल में आया। डेटाबेस में जाएं, उम्मीद है आपने डेटाबेस वगैरह सेट कर लिया होगा। PHP माई एडमिन में जाएं, और यहाँ सबसे पहले हम टेबल सेटअप करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे अपने डेटाबेस नेम पर क्लिक करें, और फिर आ जाते हैं टेबल। टेबल का नाम मैंने रख दिया जी कैटेगरी। अब इसके अंदर कॉलम नेम सोच लेते हैं, कैटेगरी की आईडी होगी, नेम होगा, और कैटेगरी का इमेज होगा, और कैटेगरी का स्टेटस होगा। ये चार इसके अंदर होंगी कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए जी 4। गो पर क्लिक किया, कैट आईडी, या इसको जस्ट आईडी दे दूँ,
कैट आईडी नाम दे देता हूँ। नेम कैट इमेज और कैट स्टेटस। ठीक है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जो आप यहाँ पर कॉलम नेम्स देंगे ये लोअर कैमल केस में देंगे, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं देना, कोई अंडरस्कोर नहीं देना, इसको आपने स्नेक केस के अंदर नहीं करना, इसको आप रखेंगे लाजमी किस में भला, लोअर कैमल केस के अंदर। कैट आईडी की टाइप आ गई इंटीजर, ये a_i लिखा होता है, दैट स्टैंड फॉर ऑटो इंक्रीमेंट, इसको टिक कर दें। फिर इंडेक्स से जाके इसको प्राइमरी पर सिलेक्ट कर दें, सो इट बिकम्स आर प्राइमरी की, एंड a_i से ऑटो इंक्रीमेंट ऑन हो जाता है। कैट नेम varchar, इसको अब हम इनके नाम की लेंथ देनी होती है, 100 दे दिया। कैट इमेज ये लिंक होगा या फाइल नेम होगा, और इसको मैंने कर दिया जी, फर्ज करो 150 या ज़्यादा कर देता हूँ, 200 करता हूँ, लंबा भी हो सकता है नहीं। फिर उसके बाद आ गया जी कैट स्टेटस, इसको कर देते हैं जी बिट, क्योंकि ये 0 या 1 होगा इस वजह से, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से एज डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दें 1, और लेंथ भी इसकी दे दें 1। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर होगा ये सेव का बटन होगा, क्योंकि वो मेरे ओवरले के पीछे आ रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेव पर क्लिक करें। टेबल तैयार हो गया। टेबल के अंदर डेटा ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट पर ऊपर से क्लिक करें, कैट आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब मुझे इसके अंदर कैटेगरी ऐड करनी, एपेटाइज़र्स। एपेटाइज़र्स की स्पेलिंग ज़रा चेक कर लूँ कि यही हैं या, यस स्पेलिंग ठीक है। एपेटाइज़र्स कैट इमेज मैं बाद में डालता हूँ, और यहाँ पर कैट स्टेटस 1 ये ऐड कर दिया। फिर इंसर्ट पर क्लिक करें, और क्या ऐड करूँ, फर्ज करूँ जी कॉन्टिनेंटल। फिर उसके बाद जी BBQ, चाइनीज़। उसके अलावा जी और क्या ऐड करें इसके अंदर, राइस की अलहदा कैटेगरी भी हो सकती है। और क्या इसके अंदर ऐड करूँ मैं, बर्गर्स या फास्ट फूड की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं फास्ट फूड, और फिर इंसर्ट करूँ इसके अंदर डिज़र्ट्स। डिज़र्ट्स आर स्वीट डिशेस। बेवरेजेस, इसके अंदर चाहे शेक्स आ गए चाहे ड्रिंक्स आ गए, तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाएगा जी सैलड्स। फिर इंसर्ट किया और इसके अंदर आ जाएगा जी तंदूर के नाम से मैंने ऐड कर दिया है। इसके अंदर चाहे रोटी है, नान है, पराठाज हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ऑल राइट जी, ब्राउज़ करके देख लेते हैं। कैटेगरीज तकरीबन 9 कैटेगरीज ऐड कर दी हैं, थिंक सो इट्स सफिशेंट। अब इनके लिए हमें डेटा के अंदर इमेजेस चाहिए होंगे। एपेटाइज़र्स के इमेजेस गूगल पे कुछ जो कि मेरी लैंडस्केप इमेजेस हो, अगर मैं लिख दूं लैंडस्केप, ओके, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस। लैंडस्केप सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है।
लैंडस्केप इमेजेस हम ले लेते हैं, या हॉरिजॉन्टल मैं लिख लेता हूँ। इस पर थोड़ी सी आपको टाइम लगाना पड़ेगा कि जी आपने कौन सी, कुछ इस तरह का, जैसे ना ये भी नहीं, खैर जो इमेज मेरे पास मैंने आ गया था, ठीक है यार, जो इमेज मिले फ़िलहाल हम डाल देते हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाते हैं। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल फूड लिखने की बजाय लिख देता हूँ देसी फूड। ये आ गया, फ़र्ज़ करो ये वाला इमेज ऐड कर सकते हैं, या ये वाला कर लेता हूँ। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको न्यू टैब में ओपन करके देख लें कि इस लिंक से इमेज ओपन भी होता है या नहीं होता। इसको ऐड कर दीजिए कॉन्टिनेंटल में, फिर ऐड हम कर देते हैं जी BBQ फूड के। अब आप कहोगे जी हमारे मुंह में पानी आ रहा है। ये हम इमेज कर सकते हैं, ये वाला इमेज भी हो सकता है। समथिंग अट्रैक्टिव फॉर द यूज़र। ये भी सही है। थोड़ा सा कलरफुल चाह रहा हूँ। चलो अभी इसी को कर लेता हूँ, इसके अंदर ना प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा, इसलिए चाह रहा हूँ इससे बेहतर कुछ मिल जाए। इसके अंदर ना एंड पे ये स्टॉक इमेज का वो आ रहा है, वाटर मार्क आ रहा है। चलो यही कर लेते हैं। बारबेक्यू में ऐड कर दिया, और ही कहता हूँ जी चाइनीज़ के लिए ना जिस तरह से इमेज ऐड कर लेता हूँ। वैसे अगर चाइनीज़ फूड लिख कर देखें तो क्या मिल रहा है। हमारे लिए तो चाइनीज़ चिकन मंचूरियन ही होता है।
ये कर लेते हैं, इस थोड़ा ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। ये अगर इमेज लोड हो जाए, हो गया। कॉपी इमेज एड्रेस जी, और ओके। फास्ट फूड बर्गर बोतल, इसको भी हम फास्ट फूड में काउंट कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर दिस इमेज, ये कर लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, ओके। डिजर्ट्स, हॉरिजॉन्टल इमेज विचार, हॉरिजॉन्टल भी ठीक है अगर मेरा ख्याल है कि स्क्वायर इमेज हो। अगर स्क्वायर होता तो बेहतर रहता, कि अगर मैं स्क्वायर इमेजेस ले लेता। ठीक है, लैंडस्केप, लैंडस्केप से काम करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपने देखना होता ना कि ऐप में आप किस तरह से उसको शो कराना चाहते हो, उस हवाले से मैं सोच रहा था। ये स्टॉक इमेज है। लेकिन अच्छा है, खैर इसी को रख लेते हैं। बल्कि इशू होगा ना, इशू आएगा। आई विश हम क्लास में होते तो एक दूसरे को सजेस्ट कर देते कि अच्छा ये इमेज ले लेते हैं, ये आप लोग मुझे हेल्प आउट कर देते कि जी ये इमेज कर लें, ये इमेज कर लें। बहरहाल कोई बात नहीं, अगेन स्टॉक इमेज है। जैसे आप इमेजेस चूज़ करोगे वो आपकी ऐप का इंटरफेस डिफ़ाइन करेंगे कि यार क्या इम्पैक्ट जाता है आपके यूज़र को। चलो जी, फ़िलहाल ये इमेज ले लेते हैं। चेक द इमेज, ओके।
कुछ केक्स वगैरह इसके अंदर काफ़ी आ गए। कोल्ड ड्रिंक्स टाइप या जूसेस एंड शेक्स टाइप चीज़ मिल जाए। दिस इज़ बेटर, बट इसके अंदर ग्लोरिया जीन्स ब्रांडिंग आ, ये इमेज ले लेते हैं, या ये भी सही। कॉपी इमेज एड्रेस। वैसे जब आप अपनी किसी क्लाइंट की ऐप बना रहे, अपनी ऐप बना रहे, अपनी ऐप होनी चाहिए है, सॉरी, अपने इमेजेस होने चाहिए। कॉपी इसको इमेज एड्रेस को करूँ तो इमेज, यहाँ से जाके इमेज उठाना पड़ेगा। बेवरेजेस में ये आ गया, एंड देन सैलड्स। लैंडस्केप इमेज मिल जाए, इसके अंदर स्क्वायर इमेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं। ये भी हो सकता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड्स दोनों आ जाते हैं। ये उठा लेता, काफ़ी इसके ऊपर गोल गोल प्याज पड़े हुए हैं। चलो, कॉपी इमेज एड्रेस हो गया। इमेज एड्रेस को वेरीफाई कर लें। ओके, एंड देन यहाँ पर सैलड्स में डाल दिया, और इधर आ गया जी, लिखता हूँ रोटी पराठा। ये इमेज ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। वही वाला कर लेते हैं, दिस वन। कॉपी इमेज एड्रेस, और नो, स्टॉक फोटो है लेकिन इसके ऊपर वो नहीं है, वाटर मार्क नहीं है, तो चलो यही कर लेते हैं। ओके, इशू। इशू ये है कि जो इसका लिंक है दैट इज़ टू लॉन्ग। मैंने 200 करेक्टर्स की लिमिट रखी हुई थी ना, इस कॉलम की, कैट इमेज की कॉलम की, तो वो ओवरफ्लो हो रही है। तो या तो हम इमेज चेंज कर सकते हैं, या इस इमेज को डाउनलोड करके अपने सर्वर पर रख सकते हैं, या फिर हम अपने कॉलम की लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये भी है, बट इट्स ऑन फेसबुक। स्टॉक इमेज,
इमेज मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं कि अपने कॉलम की लेंथ बढ़ा लेते हैं। स्ट्रक्चर में जाएं, कैट इमेज जो है ना इसकी लेंथ 200 रखी हुई है, 300 करके देखता हूँ, ब्राउज, और यहाँ पर तंदूर के अंदर चलें जी, प्रॉब्लम सॉल्व जी। कैट स्टेटस हमने इस पर्पज़ के लिए रखा है कि हम कोई अगर तो ये किसी कैटेगरी का कैट स्टेटस हम ज़ीरो कर देते हैं तो इसका मतलब है ये ऐप के अंदर शो ना हो। किसी को हमने टेम्परली रिमूव करना है तो उसको हम डिलीट नहीं करते, उसका एक स्टेटस रख लेते हैं। 1 है तो इसका मतलब है ऐप में शो हो जाना चाहिए, और अगर 0 है तो इसका मतलब है ऐप में शो ना हो। ये जी हमने अपना डेटाबेस सेट कर लिया। अब यानी कि डेटाबेस क्या, एक टेबल सेट कर ली। अब इस टेबल का हमें जेसन बनाना है। जब जेसन बन गया जी तो उसको ऐप में फेच करना तो आपको आता ही आता है। इसका जेसन कैसे बनाएंगे जी? जेसन बनाएंगे हम पीएचपी के अंदर। डेटाबेस है ना, डेटाबेस आपको पीएचपी में कनेक्ट तो करना आता ही होगा, आपने वेब पढ़ी है, तो मसला ही कोई नहीं है आपके लिए। आप जाएं विन एस के अंदर और विन एस में अपना जो एफ अकाउंट है उसको कनेक्ट करें। अरे ना परेशान हो, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जी एक फ़ोल्डर बना लें, जो भी यानी कि प्रोजेक्ट वाइज ना फ़ोल्डर बना लिया करें। न्यू डायरेक्टरी बना रहा हूँ और इसका मैं नाम रख रहा हूँ, मैं अपनी ऐप का नाम रखने जा रहा हूँ जी फूड स्पॉट। तो ये आगे जी food_spot, इसका नाम आप लोअर कैमल केस के अंदर रखिएगा। ये इस तरह से कुछ कर रहा हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, फूड स्पॉट आ गया। अब आप एटलीस्ट अगर फूड वाली ऐप भी बना रहे हो, नाम तो अपना सोच लेना, ये फूड स्पॉट तो ना कॉपी करना। यहाँ पर आप फाइल बना लें जी, मैं बना रहा हूँ home.php। home.php इसलिए क्योंकि ये एक्टिविटी वाइज सोचूं तो ये एक्टिविटी, ये php फाइल मेरी उससे रिलेटेड होगी। जो होम पेज होगा ऐप का, मेन पेज होगा, उसका डेटा देगी। home.php रख लूँ या main.php रख लूँ, इस तरह से मैं कोई नाम रख लेता होता हूँ इस फाइल का, जो मेरी होम एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी का जो डेटा रिटर्न करती है। बल्कि ऐसा करते हैं, main.php कर लेते हैं, न्यू फाइल main.php फॉर मेन एक्टिविटी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क php, इस फाइल को सेव करके अभी यहीं पर ही क्लोज कर दें। ये हमारे क्रेडेंशियल्स आ रहे जो अभी हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। एक और न्यू फाइल क्रिएट करें, न्यू फाइल। अब चलो इसका नाम रखें dbconfig.php। पहले हम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ना एक अलग फाइल के अंदर रख लेते हैं। dbconfig.php बनाई, इसके अंदर आप लिखें, 4 चीज़ें चाहिए होंगी। होस्ट इज़ इक्वल टू लोकल होस्ट, db_name इज़ इक्वल टू, डेटाबेस का नाम क्या है वो लहदा फाइल बनाकर रखी हुई है ना, वो इसी वजह से रखी थी। डेटाबेस का नेम देखिए यहाँ से कॉपी किया मैंने, ये आपने जो भी अपना डेटाबेस नेम रखा है वो रखिएगा। db_user, डेटाबेस का मेरा यूज़र नेम क्या है, ये आ गया। और $db_password इज इक्वल टू, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद $con इज इक्वल टू mysqli_connect, PHP का फंक्शन है जी इसको डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। होस्ट, फिर उसके बाद db_user, देन db_password, एंड देन लास्ट में डेटाबेस का नेम आता है। इफ़ $con, बल्कि कर लें इफ़ नॉट con, अगर डेटाबेस ना कनेक्ट हो पाए तो क्या करूँ, echo unable to connect
डेटाबेस और साथ ही कनकेटिनेट करते हैं। पीएचपी के अंदर कनकेटिनेशन ऑपरेटर जो है जी वो प्लस होता है। माइस्क्यूएल अंडरस्कोर एरर, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, ऐसे, और इसके बाद कर दें जी डाई। अच्छा, अब क्या करना है, हमने जो अपनी इस फाइल को क्लोज़ कर दें और ये इंश्योर कर ले विन एससीपी में जाके कि फ़ाइल अपलोड हो चुकी। नीचे आपके पास परसेंटेज लिखी हुई आ रही होगी, जब तक ये फ़ाइल नीचे ये वाला जो विंडो है शो हो रही है, इसका मतलब है ये भी अपलोड हो रही है। अपलोडिंग कंप्लीट हो गई। अब मेन डॉट पी में आता हूँ और मेन डॉट पी में इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। जितनी भी फाइल्स हम बनाएंगे तकरीबन हर किसी में हमें डेटाबेस कनेक्शन करना है। तो बजाय कि हर एक फ़ाइल के अंदर जाकर हम दोबारा से MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट एंड MySQL यूज़र नेम वगैरह लिखें, हम एक फ़ाइल में लिख लेते हैं, उसको config.php या db.php या dbconfig.php इस तरह से हम उसको नाम दे लेते हैं और फिर उसको हर एक फ़ाइल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। इसको सेव किया। अब इसमें जाके ब्राउज़र में जाके ना अपने डोमेन नेम पर जाएं /main.php। अगर तो यानी कि हमने इस वक्त तक कोड क्या किया, डेटाबेस कनेक्ट करवाया और हमने कहा कि अगर ये कनेक्ट ना हो तो एरर डिस्प्ले कर दो। अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर एम्प्टी स्क्रीन आई, वाइट पेज आया, इसका मतलब है कि डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। एरर की सूरत में एरर डिस्प्ले हो जाएगा। मेन डॉट पी एच पी वो कह रहा है क्यों नहीं है, ये देखें डायरेक्टली मेन डॉट पी एच पी नहीं पड़ी हुई, ये पड़ी हुई है फूड स्पॉट फोल्डर के अंदर। तो इस वजह से पहले अपना जो फोल्डर नेम है वो लिखेंगे, फोल्डर नेम में स्पेस नहीं देना प्लीज़, और फिर उसके बाद फाइल का नेम। ये देखिए एम टी आ रही है, इसका मतलब है डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। और ये याद रखिएगा कि आपका जो डी बी कनेक्ट के अंदर कनेक्शन वेरिएबल है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने उसके स्पेलिंग क्या रखे हुए, ये क्योंकि ये CON आपको हर जगह इस्तेमाल करना होगा। गोइंग बैक टू द मेन डॉट पी एच पी, सिंपल करते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी $CON, उसके बाद क्यूरी लिखनी होती है। ये सिंटेक्स होता है MySQLi PHP के अंदर MySQLi को यूज़ करते हुए क्यूरी करने का कि आप जो आपका कनेक्शन वेरिएबल होता है, अब आपको शायद हो कि जी ये मेन डॉट पी एच पी के अंदर कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से आ गया। जब आपने ये db config फाइल इंक्लूड कर ली तो उसका जो कनेक्शन वेरिएबल है वो भी इसके अंदर आ गया। तो MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, क्यूरी का ये जो लिंक है आपके पास डेटाबेस लिंक कनेक्शन वो पास करें, उसके बाद क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल कैटेगरी वेयर कैट स्टेटस। हमें सिर्फ अब हमें वो डेटा क्यूरी करना है जो कि हमने ऐप में भेजना है, जेसन में डिस्प्ले होना चाहिए, जेसन में आना चाहिए। कैट स्टेटस इज इक्वल टू 1, हम सिर्फ वही कैटेगरीज जेसन में लाना चाहते हैं जिनका स्टेटस 1 हो। और फिर हम क्या करेंगे, वाइल $रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोक। अब देखो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये देखो ये एक ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, ये ब्रैकेट है वाइल की, ठीक है, ये वाइल की जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है ना उसकी ये एंडिंग ब्रैकेट है। मुझे यहाँ पर यूं ब्रैकेट चाहिए, अब ये दो ब्रैकेट चाहिए MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोक की। होता क्या है यहाँ पर, मैं दोबारा लिख कर दिखाता हूँ, MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोक जैसे ही आप लिखोगे स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाओगे ना, ये देखो ये जो एंडिंग ब्रैकेट पहले वाइल की थी वो अब कंप्यूटर समझेगा, नोटपैड समझेगा कि ये इसकी ब्रैकेट हो गई है। आपको लगेगा अच्छा यहाँ मेरी ब्रैकेट कंप्लीट हो गई है, आप भूल जाओगे कि जो वाइल है पीछे इसकी ब्रैकेट अब ख़त्म हो गई है। तो इसको नहीं भूलना, जैसे ही आप स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाओ तो एंडिंग ब्रैकेट भी लगा लो ताकि ये ब्रैकेट अलग पूरी हो और ये वाला जो है ये पेयर भी ब्रैकेट्स का सही रहे। अच्छा जी, और डॉलर रिज़ल्ट, जैसे हमारे पास जब हम क्यूरी करते हैं ना उसके अंदर सिलेक्ट की क्यूरी करते हैं
एंड्रॉयड के अंदर SQLite से, तो एक कर्सर आता है और कर्सर के ऊपर आप वाइल लूप लगाते हैं कि जी वाइल कर्सर कैन मूव टू नेक्स्ट, आप उसमें से रिकॉर्ड्स निकालते जाते हैं। तो इसी तरह से ये वाइल लूप होती है। वाइल लूप के अंदर हम ये लिखते हैं कि जब तक ये जो रिज़ल्ट है, बल्कि इसको रिजल्ट्स कर लें, कर दें रिजल्ट्स, कि जब तक रिजल्ट्स में से रो निकलती रहती है, बल्कि सॉरी रिजल्ट ही रहने दो, ऐसी कन्फ्यूजन होगी। जब तक ये जो डेटाबेस की क्यूरी का रिजल्ट है इसमें से रो निकलती रहती है तब तक लूप चलती रही, जितनी यानी कि जितनी रोज होंगी, ये समझो पूरा टेबल फैच हो गया। और अब हम उस टेबल में से यानी कि ये जो इस क्यूरी के अगेंस्ट ये जो टेबल हमारे पास आया है उसमें से रो निकाल रहे हैं। अब आप ये देखो कि जेसन में हमें क्या बनाना है। जेसन में हमें चाहिए कैटेगरीज की अरे, और उस कैटेगरीज की अरे के अंदर हमें हर एक रो को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा काम है जी। कैटेगरीज की अरे बनाई, दिस विल बिकम आवर जेसन अरे, डॉलर कैटेगरीज, इसके अंदर ऐड कर दो डॉलर रो, बस जी। ये एक लाइन है, इसकी मदद से ये जो आपकी हर एक रो है ये कैटेगरीज की अरे में ऐड होती जाएगी। और एंड में आप करेंगे इको जेसन अंडरस्कोर एनकोड, किसको, डॉलर कैटेगरीज को, बस जी। सिर्फ इतना काम है। पहले क्यूरी की है, क्यूरी करके रिजल्ट आ गया, हमने एक खाली अरे तैयार कर ली। अब देखो ना टेबल आ गया, इसको हमें कन्वर्ट करना है जेसन अरे के अंदर। फिर अगर इस डायग्राम को देख लो, इस टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जेसन अरे बननी है ना, तो ये मैंने वो खाली जेसन अरे बनाई है पहले। ये भरा हुआ टेबल है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, ये खाली कैटेगरीज की अरे है। फिर हम एक एक रो इस रिजल्ट में से, इस टेबल में से निकालते जाएंगे और इस कैटेगरीज की जो अरे है इसके अंदर डालते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स के तौर पे। तो ये देखो, इसके अंदर ऐड करने का तरीका ये होता है कि अरे के अंदर ऐड करने का ये तरीका होता है कि बगैर कोई इंडेक्स दिए आप ये ब्रैकेट्स लगाएं और ये रो लिखें, ये लूप चलती जाएगी, अरे बनती जाएगी, और एंड में हम ये जो पूरी अरे है इसको जेसन अरे में कन्वर्ट करने के लिए जेसन अंडरस्कोर एनकोड कर देंगे। इसको सेव करें और फिर दोबारा जाएं अपने ब्राउज़र के अंदर और अब main.php को रीलोड कर लें। देखो जी, बन गई अपनी एपीआई, बन गए जेसन। इतनी सी बात थी जी। प्रोजेक्ट में सिर्फ ये चीज़ मेनली नहीं होगी कि इनके अभी तक की काम में कि PHP जो अपनी अरे थी, या सॉरी एपीआई थी, जेसन एपीआई, ये अपनी बनानी थी। उसको भी मैंने कहा था एक एक स्टेप है जेसन बनाना और एक स्टेप है जेसन को इस्तेमाल करना। जेसन इस्तेमाल करना आपको आता है और जेसन बनाना अब आपने सीख लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा काम और क्या करना होगा, इसके अंदर थोड़ी सी हमें एरर चेकिंग ऐड करनी होगी। वैसे तो इतना भी काफ़ी हो सकता है, लेकिन इन केस के अगर आपने कोई यहाँ पर मिस्टेक की हो क्यूरी के अंदर, तो ये जो डॉलर रिजल्ट है इट वुड बी फॉल्स। आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे ही आपने किया ना ये क्यूरी, एक आप बनाएंगे रिस्पॉन्स वेरिएबल, रिस्पॉन्स की अरे बनाएंगे। इफ नॉट डॉलर रिजल्ट, तो क्या करो, इसका मतलब है अगर ये रिजल्ट में फॉल्स आता है ना, रिकॉर्ड्स आने की बजाय, इस क्यूरी कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आने की बजाय, रिकॉर्ड्स आने की बजाय अगर इसमें आ गया ना ये इफ़ नॉट रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट नहीं फैच हुआ, तो इसका मतलब आपकी क्यूरी में कोई मसला है। स्टेटस इज इक्वल टू 0, डॉलर रिस्पॉन्स मैसेज इज इक्वल टू एरर concatenate mysqli अंडरस्कोर एरर और $con। एल्स क्या करें, एल्स इट मीन्स के रिकॉर्ड सही फैच हो गए और ये काम जो है ये वाला इको वाला बाहर रहने देना, ये यहाँ पर कर लें और इसको टैब प्रेस करके ये आ गया। अच्छा, और इसके अंदर क्या करेंगे, बस फिलहाल यही है। अगर तो रिजल्ट्स नहीं फैच हुए
तो आपने कर दिया स्टेटस दिस। हाँ, एक और चीज़ क्या करेंगे, एल्स की सूरत में डॉलर रिस्पॉन्स स्टेटस इज इक्वल टू 1। द स्टेटस शोज आर सक्सेस कि क्या काम सक्सेसफुली हो गया या नहीं हुआ। यहाँ पर कह दिया सक्सेस, और उसके बाद एक काम ये करेंगे, कैटेगरीज आ गई, फिर आप करेंगे ये रिस्पॉन्स के वेरिएबल में कैटेगरीज इज इक्वल टू डॉलर कैटेगरीज। पहले थोड़ा सिंपल रखा था समझाने के लिए, उसके बाद इसके अंदर ये थोड़ी एरर चेकिंग ऐड कर दी कि अगर कोई एरर आता है तो आपकी ऐप में हम एरर को भी चेक कर सकें। और फिर इको जेसन अंडरस्कोर इनकोड डॉलर कैटेगरीज को नहीं, रिस्पॉन्स को। आप इसको ऐसे समझो कि हमने जो कुछ भी यहाँ से डिस्प्ले करवाना है, जिसका जेसन बनाना है, उसको उसके लिए हम एक वेरिएबल रख रहे थे रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने रिस्पॉन्स क्या डिस्प्ले करना है, रिस्पॉन्स क्या भेजना है। अब जो कुछ भी हमने डिस्प्ले करना है ना, हम रिस्पॉन्स के अंदर रखते हैं। स्टेटस अगर चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर, मैसेज चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर, कैटेगरीज की अरे देनी है रिस्पॉन्स के अंदर, और एंड में हम जेसन एनकोड करके इको करते हैं रिस्पॉन्स को। ठीक है, अब आप ये देख लें कि इसको मैं दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ, और अब इसको ज़रा कॉपी करके आपको जेसन फॉर्मेटर के अंदर दिखाता हूँ। ये वाला नहीं, कौन सा वाला था वाला, इधर देख लेते हैं, जेसन फॉर्मेटर .org। इधर किया पेस्ट और इधर आ गया। अब आप ये देखें कि ये ओवरऑल जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। एक हमारे पास स्टेटस है, एक हमारे पास मैसेज आ रहा है, और फिर हमारे पास कैटेगरीज की अरे आ रही है। इधर भी देख ले दोबारा, जेसन ऑब्जेक्ट है, ओवरऑल रिस्पॉन्स, उसके अंदर स्टेटस, मैसेज और फिर कैटेगरीज। अगर आपको मैं दिखाऊं एक बार फिर, वो कौन सी एपीआई है अपनी पिक्साबे एपीआई का रिस्पॉन्स दिखाऊं, वो किस तरह का होता है। ये देखो, वो भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, टोटल एक नंबर, टोटल हिट्स, और फिर जो हिट्स की अरे है वो इस तरह से मौजूद होती है। तकरीबन हमने भी इसी किस्म का सिस्टम बनाया है कि एक स्टेटस आ रहा होगा, एक मैसेज आ रहा होगा, और उसके अंदर एक अरे होगी कैटेगरीज की, और हमें उस कैटेगरीज की अरे को यूज़ करना है। तो इधर ओपन कर लेता हूँ, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो एपीआई वाला काम है, ये एक बार फिर मैं तमाम का तमाम लिखता हूँ। सबसे पहले आपने डीबी कॉन्फ़िग को इंक्लूड कर लिया, देन आपने क्यूरी करके रिज़ल्ट हासिल करना है। क्यूरी क्या करनी है, $con, और उसके बाद सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी वेयर कैट स्टेटस इज इक्वल टू 1, डॉलर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अरे, डॉलर इफ नॉट डॉलर रिज़ल्ट, कि अगर रिज़ल्ट नहीं फेच हुए खुदा न खास्ता तो क्या करो, रिस्पॉन्स स्टेटस इज इक्वल टू 0। अब रिस्पॉन्स के कहीं स्पेलिंग गलत ना कर लेना कि कहीं कुछ स्पेलिंग लिखे हुए, कहीं कुछ स्पेलिंग लिखे हुए। मैसेज इज इक्वल टू एरर and then concatenate with that the error detail mysqli underscore error dollar con else dollar result, sorry, dollar response
status is equal to 1, response message is equal to success, dollar categories array while dollar row is equal to mysqli underscore fetch underscore assoc dollar result dollar categories is equal to dollar row dollar response categories is equal to dollar categories echo json underscore encode ये बिल्कुल बाहर, तमाम इफ एल्स से बाहर रिस्पॉन्स। एक बार फिर इसको ब्राउज़र में टेस्ट कर लेते हैं। ये अपलोड हो गई, अपलोड हो जाए कंप्लीट। यहाँ पर इसकी आपको परसेंटेज भी शो हो जाएगी, कंप्लीटेड है। और यहाँ से बिल्कुल सही रिस्पॉन्स शो हो रहा है। बस ये एपीआई हमारी बन चुकी है। एक चीज़ का आपको ख्याल करना होगा, मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। यस, ये जो हमारी एपीआई है ये HTTPS नहीं है, ये सिक्योर्ड नहीं है, नॉन सिक्योर है HTTP पर। ये मैंने आपको कहा था कि जब भी आप एपीआई को फेच करने लगें, यूज़ करने लगें, सबसे पहले चेक कर लें कि क्या वो सिक्योर है या नहीं है, HTTPS पर काम करती है या नहीं करती। ये एपीआई करंटली इस पर मैंने SSL सेट नहीं किया हुआ, तो ये उस पर काम नहीं करेगी। तो आपको HTTP यूज़ करना है, और HTTP यूज़ करने के लिए आपको HTTP ट्रैफिक, क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को इनेबल करवाना पड़ता है। बहरहाल ये हमने API तैयार कर ली अपनी कैटेगरीज़ की। न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं empty एक्टिविटी के साथ, और इसको करता हूँ नेक्स्ट। और ये आ गया जी फूड स्पॉट के नाम से, फूड स्पॉट, और इसको कर देते हैं फिनिश। वैसे आगे तो अब वही काम है जो आप पहले करते होते हो, अब आगे का तो मुझे आप पर छोड़ देना चाहिए कि जी आगे तो आपको आता है। एपीआई बन गई भाई, आगे उसको आप फेच करो। एपीआई से रिसाइकलर व्यू का सफ़र तो आपको आता है। एपीआई लें, एपीआई के बाद उसको आप चेक कर लें कि उसमें है या नहीं है, HTTPS है या नहीं। कुछ बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। मैनिफेस्ट में जाके परमिशन ऐड कर देते हैं, यूजेस परमिशन इंटरनेट की, क्योंकि हमने HTTP रिक्वेस्ट करवानी है, तो इसलिए यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक इसको हमने करवा दिए जी ट्रू। इसको व्यू फुल स्क्रीन एंड क्लोज, कंट्रोल ऑल्ट एल करके इसको ये कर दिया। उसके अलावा वैल्यूज़ स्टाइल्स में जाके इसको कॉपी किया, डॉट नो एक्शन बार। वैसे नो एक्शन बार थीम बनाने का एक और आपको तरीका बता देता हूँ। स्टाइल ऐप थीम डॉट नो एक्शन बार, यानी कि ऊपर वाले को कॉपी ना करें, और पेरेंट ऐप थीम, और उसके बाद आइटम विंडो एक्शन बार फॉल्स, और फिर आइटम विंडो नो टाइटल ट्रू। बस ये काम कर लें। पेरेंट में आपने ये थीम, यानी कि इसी थीम की का चाइल्ड थीम बनाया, ये पेरेंट है, और इसका चाइल्ड थीम बनाया, और उसके अंदर विंडो एक्शन बार को फॉल्स कर दिया। एक्शन बार की टूल बार फॉल्स हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और नो टाइटल को कर दिया जी ट्रू। अब फ़िलहाल मैं उसको नहीं, टूल बार नहीं रिमूव कर रहा अपनी ऐप की, लेकिन ये मैंने कुछ बेसिक सेटिंग कर ली। जिन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़नी है वो हम ले आते हैं। वॉली लाइब्रेरी एंड्रॉयड, इसकी ज़रूरत पड़नी है। ये तो ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं ना जी जिनकी तकरीबन हर प्रोजेक्ट में आपको ज़रूरत पड़ती है। ये डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं। ये आ गया, अभी इसको सिंक ना नहीं करता। फिर उसके अलावा मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी, गूगल
मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी एंड्रॉयड डिपेंडेंसी। लेटेस्ट वर्जन का क्या चल रहा है? ओके उसके अलावा पिकासो लाइब्रेरी, इमेजेस जो फेच करने हैं। कर दिया सिंक नाउ, कैशे से उसने उठा लिए। मेन एक्टिविटी पर आ जाए, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के एक्सएमएल में रिलेटिव लेआउट, प्रोग्रेस बार, अभी इसके अंदर कोई मैं एडवांस फंक्शनैलिटीज़ जो कि आपको आती हैं, एडवांस आपके लिए नहीं है वैसे मैं कह रहा हूँ, सिंपल इसको बेयर बोन्स बना रहा हूँ। यानी कि इसके अंदर कोई मैं रीट्राइवल एरर लेआउट नहीं इसके अंदर अभी बना रहा, और स्वाइप रिफ्रेश लेआउट नहीं लगा रहा, और इसके अंदर कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर नहीं लगा रहा। सब चीज़ें आपको आती हैं। मेनली जो सिखाना था वो अभी तक आप जो आज के दिन का वो आपको सिखा दिया, टेबल से जेसन बनाना, बस बाकी काम सब आपको आता है। लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट को चूँकि हमने आगे लेकर चलना होता है, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ तभी बनाएंगे ना, ये वाली एक्टिविटी बनेगी तो फिर नेक्स्ट हम काम कर सकेंगे, इस वजह से कर रहा हूँ। वरना माशाल्लाह आपको ये चीज़ें आती हैं। आरवी कैटेगरीज यहाँ पर आ गए, प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, आरवी कैटेगरीज, कैटेगरी की क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, कैटेगरी क्लास आ गए। और इसके अंदर आपको पता है सेम वही की नेम्स रखते हैं जो कि जेसन के अंदर आ रहे होते हैं। और जेसन के अंदर कौन से आ रहे होंगे? जेसन के अंदर वो की नेम्स होंगे, वो कॉलम नेम्स होंगे जो कि आपने टेबल के कॉलम नेम्स रखे हैं। इस वजह से कहा था कि उसको आपने लोअर कैमल केस के अंदर रखना है। जेसन फॉर्मेटर के अंदर जाते हैं अपने जेसन फॉर्मेटर, इसके अंदर अगर आप देख लो, चलिए एक तो दोबारा इसको कॉपी कर लूँ, फॉर्मेटर में डालूँ, देख लो ना कैटेगरी के अंदर क्या आ रहा है, कैट आईडी, कैट नेम, कैट इमेज, कैट स्टेटस। एक इशू जी, एक इशू मुझे नज़र आया बड़ा सीरियस, कैट आईडी के अंदर देखें डबल आई डी आ गया। तो हमें क्या करना होगा, टेबल के अंदर जाएँ, PHP में एडमिन में जाएँ, यहाँ कैट आईडी के कॉलम को चेंज करूँ। आपको तो नहीं करना पड़ेगा, वैसे मैं कह रहा हूँ। ये कैट आईडी देखा ना, स्पेलिंग मिस्टेक थी, आपने फिर नहीं बताया। बहरहाल इसको दोबारा रीलोड करें क्योंकि जेसन के अंदर वही आ रहे होंगे कॉलम नेम्स जो कि आपके टेबल के कॉलम नेम्स हैं। एक मिनट, अरे यहाँ पर एक और भी चीज़ है, मुझे नई चीज़ पता लगी। ये जो अगर आपका API लिंक है, ये अगर आप यहाँ पर लोड डाटा पर क्लिक करें और API लिंक दे दें तो ये उसको रिक्वेस्ट करवा के खुद ही आपके लिए लोड भी कर देगा। ज़रूरी नहीं कि आप अलहदा उसे लोड करें फिर जेसन फॉर्मेटर में डालें, कॉपी करके आप लिंक भी डायरेक्टली इसको दे सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा, कैट आईडी, नेम, इमेज, स्टेटस। सोच रहा हूँ एक और चीज़ आपको बताऊँ कि नहीं बताऊँ। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ। देखो ये जो 4 वेरिएबल नेम्स हमें बनाने हैं, बाकी गेटर सेटर तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा ना, ऑटो जनरेट हो जाएगा। हमें ये 4 जो वेरिएबल नेम्स है ना, अपनी क्लास के अंदर यहाँ पर सिर्फ ये लिखने हैं। लेकिन 4 की हद तक तो ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसी भी जैसे APIs मैंने इस्तेमाल की हैं 10-10, 20-20, इससे भी ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो उस सिनेरियो को हैंडल करना ना, खुद से लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करना तो पड़ता है लेकिन उसका भी एक हल है।
बताता हूँ। आप सर्च करें जेसन स्कीमा टू पोजो, बल्कि टू को आप ना ये नंबर डिजिट 2 लिखें, जेसन स्कीमा टू पोजो। ये वेबसाइट है जी, जेसन स्कीमा टू पोजो। पोजो ये जो हमारा होता है ना, ये जावा की जो क्लास होती है, इसका एक निक नेम रखा गया पुअर ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, क्योंकि बड़ा पुराना चला आ रहा है पुअर ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, दैट इज पोजो। तो जेसन स्कीमा से पोजो बनाना। तो ये इसको इस वेबसाइट को ओपन कर लें। और भी कई वेबसाइट्स हैं इससे मिलती जुलती, बट आई प्रेफर दिस जेसन स्कीमा टू पोजो। आप क्या करें, आप इसके अंदर यहाँ से ना एक जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको करें कॉपी। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये देख लें एक ऑब्जेक्ट को कॉपी किया ब्रैकेट समेत। तो कॉपी किया, यहाँ पर ना लेफ़्ट साइड में इसके अंदर रख दें। कुछ सेटिंग आपको रिक्वायर्ड होगी, ये पैकेज वगैरह ये एज इट इज़ रहने दें, लैंग्वेज जावा। यहाँ पर सोर्स टाइप के अंदर आप उसे बताएंगे भाई ये जेसन स्कीमा, बल्कि जेसन स्कीमा भी नहीं, जेसन है। उसके बाद जो एनोटेशन स्टाइल है इसको फ़िलहाल आप नन कर दें, जीसन भी ना करें, नन कर दें। उसके बाद यहाँ पर जी जो यूज़ प्रिमिटिव टाइप्स है इसको टिक मार्क कर दें। बाकी यूज़ डबल नंबर इसको ऐसे ही रहने दें। उसके अलावा इंक्लूड गेटर्स एंड सेटर्स इसको टिक रहने दें। कंस्ट्रक्टर वगैरह, हालांकि हमें गेटर सेटर नहीं इसमें से चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको रहने दें, इसको चेक रहने दें। बस यही है मेनली, यूज़ प्रिमिटिव टाइप्स को आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप क्या करें जी, ये नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करें। ये देखो जी उसने क्लास जनरेट करके दे दी है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ ये है अलाउ एडिशनल प्रॉपर्टीज़, इसको अनचेक कर दें। अब आप प्रीव्यू में जाएं, ये देखो उसने क्लास जनरेट कर दी है विद ऑल द गेटर सेटर्स। हमें गेटर सेटर नहीं चाहिए, लेकिन आपने गेटर सेटर वाले को अनचेक नहीं करना, बस कह रहा हूँ मान लेना। अच्छा, अगर हम इवन चाहें क्लास का नाम वगैरह सेट करना कि जी ये भी कर दो, तो कैटेगरी सेट कर दें तो वो भी ये क्लास का नाम है, लेकिन आपको सिर्फ ये वेरिएबल्स कॉपी करने। ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमें जब करना होता है ना अपना ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो फिर इस साइट को मैं यूज़ करता होता हूँ। उनको कॉपी किया, यहाँ पर लाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब जी एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, जो कैट आईडी है वो बेसिकली वैसे तो इंटीजर है, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रिंग के तौर पे भी प्रोसेस कर लें तो कोई इशू नहीं होगा। जो चीज़ें हमें यानी कि जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे प्राइस है, उसको हमें प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिसके ऊपर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, उस चीज़ को तो हमें लाजमी इंटीजर, फ्लोट, डबल के अंदर, न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर करना होता है। ये जो कैटेगरी आईडी है दैट इज़ जस्ट ए यूनिक आइडेंटिफायर, जस्ट एक नाम की तरह है, जैसे आपके एक रोल नंबर की तरह है, आपके CNIC की तरह है, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसलिए अगर ये आप इंटीजर के अंदर कर लें ओके, स्ट्रिंग के अंदर भी कर देते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर ही रहने दे रहा हूँ। ये हो गया। अब ये हमने वेरिएबल नेम्स लिख लिए, लिख क्या लिया ऑटोमेटिकली आगे, बस कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट नन, जितना काम इसके अंदर मैनुअल करने वाला था वो भी आपको मैंने ऑटोमेट करके दे दिए, कॉपी पेस्ट वाला कर दिया। कंस्ट्रक्टर ये सबको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ऑल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर। लो जी, ये भी सोचा आपको कुछ नया सिखा जाऊँ। फिर उसके बाद आ जाएगी जी प्राइवेट अरे लिस्ट ऑफ टाइप कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर देख लीजिएगा अपने पैकेज नेम वाला हो, कैटेगरी लिस्ट। अब हमें अडेप्टर बनाना है, अरे लिस्ट तो आ गई, अब अडेप्टर बनाना है। तो अडेप्टर के लिए पहले आइटम लेआउट। अब आइटम लेआउट आपकी मर्ज़ी है, कोशिश कीजिएगा जो मैं बना रहा हूँ उससे ज़रा आप डिफरेंट बनाइएगा। लेआउट रिसोर्स फाइल, अपना आप सोचो ना कि आप ऐप कैसी बनाना चाहते हो, आइटम अंडरस्कोर लेआउट अंडरस्कोर कैटेगरी। ओके, रिलेटिव लेआउट कंट्रोल ऑल्ट एल किया, हाइट कर देंगे रैप कंटेंट। देन इसके अंदर मैं लगाना चाह रहा हूँ, बल्कि रिलेटिव लेआउट भी नहीं, अभी मुझे कार्ड व्यू लगाना है। कार्ड व्यू के अंदर रिलेटिव लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और फिर इसको क्या करूँगा,
कार्ड व्यू के एट्रीब्यूट्स, यूज़ कॉम्पैक्ट पैडिंग ट्रू, उसके बाद कार्ड कॉर्नर रेडियस 12 dp, शायद इसको बाद में कम या ज़्यादा कर लूँ। मार्जिन बॉटम 4 dp, इसको भी देखेंगे शायद कम ज़्यादा करना पड़े। ओवरलैप कार्ड प्रिवेंट कॉर्नर ओवरलैप फॉल्स। इमेज व्यू मैच पेरेंट आईडी आईवी कैट इमेज, जो हमने कैट इमेज रखा हुआ है ना वो यहाँ पर लोड करेंगे। फिर उसके बाद जी एक चाहिए है टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, और ये तकरीबन उसी तरह का लेआउट मैं बना रहा हूँ जैसा हमने वॉलपेपर ऐप में कैटेगरी वाला बनाया था ना, तकरीबन उसी किस्म का। अच्छा सॉरी, ये जो कैट इमेज आई मैच पेरेंट नहीं होगा। 200 dp इसकी हाइट रख कर देखता हूँ, 180 सफिशेंट होगी। फिर उसके बाद टेक्स्ट व्यू उसी तरह से हम ओवरले कर सकते हैं। सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ओवरले भी हो सकता है और इनके सेंटर में भी हो सकता है, बॉटम पर भी हो सकता है। अभी सेंटर में लगा कर देखते हैं। और टेक्स्ट व्यू को मैच पेरेंट कर देता हूँ। और बल्कि हाइट इसकी पूरी स्क्रीन पर क्यों जा रही है, हाइट इसकी भी 180 dp सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड हैश, मुख्तलिफ डिज़ाइन जहन में आ रहे होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इसके अंदर मैं सोच लेता हूँ। 60% कर दूँ इसको, ये भी ज़्यादा हो जाए, डार्क हो जाए ज़्यादा। लेट्स ट्राई 50। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने वॉलपेपर ऐप के अंदर क्या रखा था। और इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं जी वाइट। 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर टेक्स्ट कुछ डमी लिख कर देखते हैं। सम कैटेगरी, ग्रेविटी, सेंटर, टेक्स्ट साइज 16 sp, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कंडेंस्ड मीडियम, टेक्स्ट साइज इसका कर देता हूँ जी 18 sp। और ये जो हाइट है 180 है, इससे कम देखते हैं क्या इसको करता हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। इनको आईडीज़ देते हैं, आईवी कैट इमेज, आईडी टीवी कैट नेम। उसके बाद आ गया जी, वापस आ जाऊंगा, अडाप्टर बना लेते हैं। राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, कैटेगरी अडाप्टर, पब्लिक क्लास कैटेगरी होल्डर, एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ऑल्ट एंटर, इम्प्लीमेंट मेथड्स, इमेज व्यू आईवी कैट इमेज। मैंने वहाँ कैट स्टेटस तो नहीं रख दिया था, नहीं, आईवी कैट इमेज ही रखा था। टेक्स्ट व्यू टीवी कैट नेम। फिर उसके बाद जी ठीक है, आईवी कैट इमेज इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई डी आर डॉट आई डी डॉट आई वी कैट इमेज टीवी कैट नेम, आर डॉट आई डी डॉट टीवी कैट नेम। उसके अलावा और क्या करना है, यहाँ पर यही। फिर एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर कैटेगरी होल्डर, इम्प्लीमेंट मेथड्स, प्राइवेट अरे लिस्ट कैटेगरी, डेटा सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर, दोनों को सिलेक्ट करके फिर गेट आइटम काउंट, return dataset dot size, then on create view holder, view item view is equal to layout inflated dot from
आर डॉट लेआउट डॉट आइटम लेआउट, फिर उसके बाद आ जाएगा जी, नो ऐसे नहीं था, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट आइटम लेआउट, पेरेंट फॉल्स, रिटर्न न्यू कैटेगरी होल्डर आइटम व्यू, ऑन बाइंड व्यू होल्डर category current item is equal to dataset dot get position Picasso dot get dot load current item dot get cat image dot into current item dot get cat image sorry होल्डर डॉट आई वी कैट इमेज। और इसके अलावा अब हमें जाना होगा जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर इमेज उठा लेता हूँ, को पता है मैंने रखा हुआ है प्लेस होल्डर्स मुख्तलिफ़ किस्म के, ये रहे, इसको कॉपी किया और ये आ गया ड्रॉएबल के अंदर, प्लेस होल्डर अंडरस्कोर लैंडस्केप, और फिर यहाँ पर आ जाएगा डॉट प्लेस होल्डर आर डॉट ड्रॉएबल डॉट प्लेस होल्डर अंडरस्कोर लैंडस्केप जी। फिर उसके बाद टीवी नहीं, होल्डर डॉट टीवी कैट नेम डॉट सेट टेक्स्ट करंट आइटम डॉट गेट कैट का कैटेगरी नेम, सेट टेक्स्ट कलर नहीं, सिर्फ सेट टेक्स्ट। ऑल राइट, ये अडेप्टर बन गया। वापस मेन एक्टिविटी में आ जाएं और यहाँ पर आकर कर लें जी प्राइवेट कैटेगरी अडेप्टर, और ये आ गया कैटेगरी अडेप्टर। और यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लें फेच कैटेगरीज फ्रॉम सर्वर, ऑल्ट एंटर, क्रिएट मेथड, प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, देन string request is equal to new string request। एक काम की करें, यहाँ पर रुकने, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, API config, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और ये आ गया जी बेस अंडरस्कोर URL, http abbas.androidstudent.net/food_spot/ पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और उसके बाद आ जाएगा जी कैटेगरीज अंडरस्कोर, बल्कि इसको कह दूँ होम URL या मेन अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू बेस URL, कनकैटनेट करना, उसके बाद main.php। आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली एक बेहतर अप्रोच के साथ जो अपने लिंक्स होते हैं ना, वो आप एक अलग फाइल के अंदर रख लें, तो फिर आपको, क्योंकि ये बेस URL ऐसा है URL जो कि हमें तकरीबन हर एक्टिविटी में यूज़ करना होगा, यही डोमेन नेम, तो कल को आप अगर अपना प्रोजेक्ट किसी और डोमेन पर शिफ्ट करते हैं, किसी और सर्वर पर शिफ्ट करते हैं, या आप फोल्डर नेम वगैरह चेंज करते हैं, फूड अंडरस्कोर स्पॉट नहीं है, फूड स्पॉट, फिर आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बताई मुझे। अच्छा, तो वो फिर आपको यानी कि हर एक एक्टिविटी में जाकर ना चेंज करना पड़े, एक ही जगह जाकर आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे, तो वो हर जगह पर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि तमाम URLs के अंदर ये बेस URL कनकेटनेट हो रहा होगा, साथ आप जस्ट फाइल नेम कनकेटनेट कर देंगे। मेन एक्टिविटी में आ जाए, अब यहाँ जो URL देना है, अब यहाँ टाइप करने के बजाय API config डॉट मेन URL, बेस URL नहीं यूज़ करेंगे, एक और काम करें, बेस URL को कर दें प्राइवेट, ताकि ये बाहर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ आपको बेस URL की सजेशन नहीं मिलेगी, जस्ट मेन URL। उसके बाद न्यू, सारा आपको आता है, रिक्वेस्ट डॉट सेट शुड कैशे
फॉल्स, ट्रू भी रख सकते हैं क्योंकि कैटेगरीज ने कौन सा रोज़ रोज़ बदलना होता है। तो कोई ऐसा डाटा हो ना, जैसे वॉलपेपर्स का डाटा था, रोज़ रोज़ बदलता रहता है, तो उसके लिए आप करें, यहाँ पर ये रहने दें, वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट add this request on error listener progress bar dot set visibility gone और error dot print stack trace toast unable to fetch data from server on successful response progress bar dot set visibility gone। देन ये हमारे पास स्ट्रिंग में रिस्पॉन्स आ चुका है जो कि है एक जेसन ऑब्जेक्ट है। जेसन ऑब्जेक्ट इसको कहता हूँ जी, जेसन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू, और ये रिस्पॉन्स ऑल्ट एंटर सराउंड विद ट्राई कैच, कैच ब्लॉक में टोस्ट देंगे, अनएबल टू प्रोसेस सर्वर रिस्पॉन्स। एक और काम किया करें, यहाँ ट्राई ब्लॉक से पहले लॉग डॉट आई, जो भी रिस्पॉन्स सर्वर से आ रहे हैं ना उसको लॉग कैट में शो करा लिया करें रिस्पॉन्स। उसके बाद जी जो स्टेटस है, स्टेटस मैसेज और कैटेगरीज की एरे आ रही है, हम पहले स्टेटस को चेक करें कहीं सर्वर पर कोई एरर तो नहीं आया हुआ। स्टेटस इज इक्वल टू जेसन रिस्पॉन्स डॉट गेट इंट स्टेटस। इफ स्टेटस बराबर है 0 के, इसका मतलब है कोई एरर आ गया, तो मैसेज निकालो, मैसेज इज इक्वल टू जेसन रिस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग मैसेज, और वो मैसेज टोस्ट में डिस्प्ले करवा दो। एल्स इफ स्टेटस एस एल्स मीन्स स्टेटस 0 नहीं होगा तो स्टेटस 1 होगा, और इसका मतलब है सक्सेसफुल, 1 मीन्स सक्सेसफुल, एंड वी हैव टू गेट द कैटेगरीज जेसन अरे। जेसन अरे categories array is equal to json response dot get json array with the name of categories। ये categories का name कहाँ से आ रहा है, जो आपने PHP के अंदर ये किया ना, categories की array को रखा है इस नाम से, तो ये वो नाम है जो जेसन में आएगा, और यही वो नाम है जिसको अब आपने इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस नाम की जो अरे पड़ी हुई है ना, यहाँ हमने ये नहीं बता रहे कि ये वेरिएबल नेम, फर्ज करो यहाँ पर मैंने ये नाम रख दिया कैट्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर कैटेगरीज, तो यहाँ मुझे तो जेसन में देखें क्या आएगा, ये देखें, रीलोड करें, ये देखो ये जेसन में आ रहा है कैट्स। तो खैर इसको मैं वापस कैटेगरीज कर देता हूँ, सेव कर दिया, तो ये वो नाम देना है जिस नाम से रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सर्वर पे बनाया हुआ है ना PHP के अंदर, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमने रखी है कैटेगरीज की अरे, कैटेगरीज के नाम से, वो आ गया। अरे जीसन लाइब्रेरी हम भूल गए जिसके ज़रिए हमने पार्सिंग करनी है, ये आ गई जी जीसन, इसको किया जी, इसकी डिपेंडेंसी कॉपी की और आ जाएगी बिल्डर में, सिंक नाउ, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस, वापस यहाँ पर आ गए। कैटेगरीज लिस्ट इज इक्वल टू न्यू जीसन डॉट फ्रॉम जेसन कैटेगरीज अरे डॉट टू स्ट्रिंग न्यू टाइप टोकन, टाइप टोकन के अंदर देन अगेन अरे लिस्ट ऑफ टाइप कैटेगरी, एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट, और उसके बाद करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ऑलरेडी लगी हुई है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, और उसके बाद डॉट गेट टाइप। थोड़ा सा होता है अपना इसका कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है, बट आप लोग ये पहले कर चुके हो, कंट्रोल ऑल्ट एल करो तो ये नीचे आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, कैटेगरीज, कैटेगरी अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी अडेप्टर,
कैटेगरी लिस्ट, और उसके बाद आ जाएगी जी न्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर, और उसके बाद आ जाएगा जी RV कैटेगरीज डॉट सेट लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर मैंने आपको कहा है कि आप ना यहाँ पर कर लिया करो। अरे फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं किया किसी चीज़ को। प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.progress बार RV कैटेगरीज r.id.RV कैटेगरीज, और यहीं पर ही लेआउट मैनेजर सेट कर लिया करो। लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। वापस यहाँ आ जाए। अब यहाँ पर लेआउट मैनेजर सेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हम RV कैटेगरीज डॉट सेट अडाप्टर कैटेगरी अडाप्टर कर लेंगे। काम हो गया जी। ये लाजमी इंश्योर कीजिएगा कि मैनिफेस्ट में आपने ये इंटरनेट परमिशन ली हुई है, और उससे भी ज़्यादा उसके साथ साथ ये भी लाजमी है कि यूजर्स क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू किया हुआ है, क्योंकि ये API SSL प्रोटेक्टेड नहीं है, SSL सिक्योर्ड नहीं है। तो हम HTTP पर काम कर रहे हैं और उसको फिर अलाउ करवाना पड़ता है, वरना फिर Android 9 एंड अबव पर ऐप डेटा फैच नहीं होगा। लो जी, ये हो गया। अब इसके अंदर जस्ट कुछ चीज़ें सेट करनी। आइटम लेआउट के अंदर जो इमेज व्यू है उसका जो स्केल टाइप है वो आ जाएगी सेंटर क्रॉप। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं रिज़ल्ट। और क्या करना है, देखो जी ज़बरदस्त हो गया। उसके अलावा जो ये साइज़ है कैटेगरी के नेम का, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और ये 180 DP की बजाय 160 ट्राई करता हूँ। ज़्यादा ब्रॉड आ रहा है, ट्राई करते हैं 160। ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है। कैटेगरी का नेम और बड़ा कर लेता हूँ 22 SP। असल में कंडेंस भी किया हुआ है ना, इस वजह से भी थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। ओके हो गया जी। अब क्या करें, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर उसके रूट लेआउट के अंदर पैडिंग भी ऐड कर देते हैं 16 DP की। एजेस से ना इर्द गिर्द से स्पेसिंग आ जाएगी। ये देखिए ये आ गई है। 16 DP शायद थोड़ी ज़्यादा ना हो जाए इसको, वैसे तो 16 काफ़ी होती है, 14 कर लो। ठीक है। और आइटम लेआउट के अंदर मार्जिन बॉटम जो है वो 4 की बजाय 6 करके देखूं। ये छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये तो अपनी अपनी पसंद के मुताबिक हैं। और इसका कॉर्नर रेडियस 12 ठीक है। कार्ड एलिवेशन 3 DP करके देखता हूँ। ठीक है। बॉटम रेडियस 5 कर देता हूँ, और बॉटम मार्जिन रेडियस बढ़ाने की वजह से भी ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। लो जी, ये आ गया अपना। मैं इसका थीम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। जो प्राइमरी कलर है कस्टम मटेरियल 700 का मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। प्राइमरी डार्क भी सेम कलर यूज़ करूँगा। मटेरियल 700 का कलर एक्सेंट जो है ना जी वो मैं यूज़ करूँगा अराउंड ये वाला। ओके, चलो जी ये भी हो गया। या प्राइमरी डार्क कलर को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ठीक है यही सही है। बस ये काम था जी। एमी प्रोजेक्ट से डरते हो, पता नहीं क्या चीज़ है, वही चीज़ है बस। जेसन अपना है, सर्वर अपना है, डेटाबेस अपना है, जेसन अपना है। जेसन एपीआई खुद बनानी पड़ेगी, और वो भी आपको मैंने काफ़ी हद तक आसान करके दिखा दिए, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट के अंदर ये जो जब इस पर क्लिक होगा, क्लिक से याद आया, जो कार्ड व्यू है इसका आप फोरग्राउंड क्वेश्चन मार्क सेलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड कर दो, ताकि जब इस पर क्लिक होगा तो एक रिपल इफेक्ट आएगा। चीज़ आपको पता है।
नेक्स्ट के अंदर इसके क्लिक पर नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी। जिस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे उसकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी। प्रोडक्ट्स के लिए क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट्स का एक टेबल होगा और उसके अंदर हम कुछ डेटा ऐड कर देंगे और फिर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जेसन एपीआई बनेगी, पीएचपी फाइल बनेगी, जेसन एपीआई आ जाएगी और फिर उसको लेकर यहाँ पे रिसाइकलर व्यू लग जाएगा। इतना सा काम होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।